Hello all of you. Now let us start with the second chapter and that is residential status. और फिर अपन चलेंगे थर्ड चैप्टर में जिसका नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स. तो ये दोनों चैप्टर जो है वो इंटर रिलेटेड है. तो कैसे इंटर रिलेटेड है वो पहले हम समझ लेते हैं. तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाल रहे हैं. राइट. तो देखो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है. ठीक है. इट इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स. ऑन वन साइड द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन who is the assessee and the place of accrual or receipt of income. ठीक है. ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन पे टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है. फॉर सिंपल एग्जांपल कि एक आदमी है जो यूएस का रेसिडेंट है, वहां रहता है. बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप आजकल बहुत फेमस चल रहा है. तो डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया में आके रहता है क्या? नहीं, ही स्टेज इन यूएस. वहीं पे भागदौड़ जो भी ये संभालता है और अभी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा भी हुआ है. अब देखो क्या होता है, वेदर ही विंस और नॉट. तो ये डोनाल्ड ट्रंप है यूएस में, उसकी इनकम को, यूएस की इनकम को क्या हम इंडिया में टैक्स करेंगे? सोच के देखो. यानी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, सबकी इनकम क्या अपन इंडिया में टैक्स करेंगे? उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाएंगे और वो लोग क्या भरेंगे टैक्स? ऑब्वियसली नहीं. सीधी सी बात. लेकिन मान लो कि यही डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस में रहता है, वहां का रेसिडेंट है, इफ ही हैज इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंडिया. इंडिया में 4-5 ठेले हैं उसके, मान के चलो, और ये 5 ठेले से उसको इनकम अराइज हो रही है. राइट. तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि ये इनकम जो इंडिया में अराइज हो रही है, क्या उसके हाथ में हम टैक्स करेंगे? तो फिर आंसर आएगा यस, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इनकम तो इंडिया में है ना. तो देखो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन का मतलब है पर्सन कहां का है, पर्सन कहां का है. और प्लेस ऑफ एक्रूअल एंड रिसीट ऑफ इनकम का मतलब है कि इनकम कहां से आ रही है. तो पर्सन कहां का है और इनकम कहां की है. कहां यानी प्लेस. सो पर्सन इज ऑफ विच प्लेस, इनकम इज फ्रॉम विच प्लेस. ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड होगा. करेक्ट. तो ये पूरे 2 चैप्टर में हमको स्टडी करना है. तो पहले अपन रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, ये एक तरफ देख लेंगे. फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे. नेक्स्ट चैप्टर में पहले एक्रूअल क्या होता है, रिसीट क्या होता है, और प्लेस ऑफ एक्रूअल क्या होता है. बेसिकली प्लेस ऑफ रिसीट किसको कहते हैं, डीम्ड एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो चीजें स्टडी करेंगे. और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है वो अपन स्टडी करेंगे. कि अगर रेसिडेंट है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी. ठीक है. तो ये अपने को ये 2 चैप्टर में स्टडी करने का है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ रेसिडेंशियल स्टेटस. बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा. तो ये बातें धीरे धीरे पूरी क्लियर होगी. तो चलो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं. सिंपल टॉपिक है ये. तो वहां पे पहले तो वही दिया, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंस. द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम और द इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इनकम, इनकम किस तरह की है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम, वो एक देखना पड़ता है। देन प्लेस वेयर इट एक्रूज और इज रिसीव्ड, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। ऑल टैक्सेबल एंटिटीज आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर डिटरमिनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन। तो एवरी अदर पर्सन में कौन आएगा, AOP, BOI, AJP, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। टोटल 7 लोग हैं। तो ये सारे जो अनलोकल अथॉरिटी, यू कैन से लोकल अथॉरिटी भी इधर आएगा, एवरी अदर पर्सन। तो इन सब लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस के रूल्स क्या है वो अपन एक एक करके देखते हैं। लेकिन देखने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमिन फॉर अ प्रीवियस ईयर एंड नॉट फॉर एन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम। तो रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर का निकाला जाता है ऑब्वियसली। देन रेसिडेंशियल स्टेटस में वेरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर। इस साल आप रेसिडेंट है तो अगले साल आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। इस साल में इंडिया में रहा तो मैं रेसिडेंट हो गया, नेक्स्ट ईयर में फॉरेन चले गया, साल भर स्विट्जरलैंड में रहा, आराम किया मैंने, वहां मस्त एंजॉय किया लाइफ, तो मैं नॉन रेसिडेंट हो गया इंडिया में। तो हर साल आपका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा और हो सकता है कि किसी साल में आप रेसिडेंट हो तो किसी साल में आप नॉन रेसिडेंट हो, फिर अगले साल रेसिडेंट, फिर नॉन रेसिडेंट, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन एक ही साल के अंदर अपन 6 महीने रेसिडेंट और 6 महीने नॉन रेसिडेंट, ऐसा नहीं हो सकता। एक साल का एक स्टेटस, और एक साल में जितनी भी इनकम्स है सबका स्टेटस एक ही रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि सैलरी के लिए तो मैं रेसिडेंट हूं और मेरे बिजनेस के लिए मैं नॉन रेसिडेंट हूं। इंडिया में नौकरी करता हूं और यूएस में मेरा एक बिजनेस है, तो वो बिजनेस वहां है, तो मैं बिजनेस इनकम के लिए नॉन रेसिडेंट और सैलरी क्योंकि इंडिया में काम करता हूं तो वो रेसिडेंट, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप, एक रूल है इसमें कि अगर आप एक भी सोर्स ऑफ इनकम के लिए इंडिया में रेसिडेंट हो गए तो सारे सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए आप रेसिडेंट माने जाएंगे। यानी फारूक हक की जो इनकम इंडिया में है, मैं कोचिंग क्लास देखो इंडिया में कंडक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरा इंडिया में, मैं तो यहीं रहता हूं ना, तो मैं रेसिडेंट हूं। तो मेरे फॉरेन के भी जितने बिजनेसेस हैं और जो जो मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है, सबके लिए मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक इनकम के लिए रेसिडेंट और एक इनकम के लिए नॉन रेसिडेंट, ऐसा नहीं होता। एक साल में आपका एक स्टेटस रहेगा और उस साल में जितनी भी इनकम है आपकी, वो सब के लिए आपका स्टेटस एक ही माना जाएगा, दैट इज वॉट एवर इट इज, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट एज द केस मे बी। तो वो थर्ड पॉइंट में वही दिया, देखो, डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम इन सेम प्रीवियस ईयर इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। If a person is resident in a previous year in respect of any source of income, he shall be deemed to be resident for all sources of income, यानी for each of his other sources of income. तो एक सोर्स के लिए भी अगर आप रेसिडेंट है तो सारे सोर्सेज के लिए आप रेसिडेंट है, सिंपल। Then if a person is resident for one source of income, then he is deemed to be resident for all sources of income, दिया ही। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ मिस्टर खंडेलवाल इज रेसिडेंट इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन ही विल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। फिर बाकी उसके सोर्सेज इंडिया में हो, फॉरेन में हो, मार्स पे हो, जुपिटर पे हो, कहीं भी हो, सबके लिए उसको रेसिडेंट माना जाएगा। ही कैन बी एलियन ऑल्सो ना। ये तो सिंपल पॉइंट्स है, गाइडलाइंस। अब आते हैं मेन एक एक पर्सन का रेसिडेंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला अपन चालू करेंगे इंडिविजुअल, यानी कि आप और मैं,
जिंदा लोग, इंडिविजुअल, मैन वुमेन सब। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करने वाले पहले बता दूं। पहले अपन देखने वाले हैं कि आप और मैं, हम रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट है। दो हिस्सों में हमको बांटा जाएगा, ईदर वी आर रेसिडेंट और वी आर नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, डिपेंड करता है दो कंडीशंस के ऊपर, और इन दोनों को हम बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। क्या बोलेंगे? बेसिक कंडीशंस। दो है, ये दो में से देखो, ये एक और ये दो, मैं बताता हूं अभी। ये दो में से अगर आप एक भी कंडीशन सैटिस्फाई करते हैं, दो में से एक भी अगर आप सैटिस्फाई करते हैं या दोनों करते हैं, तो आपको रेसिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करना है क्या? नहीं, कोई एक भी चलेगा, एक या दोनों करो तो रेसिडेंट। और अगर आप दोनों भी नहीं करते हो तो फिर आपको क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। ठीक है, दो में से एक भी कर लो तो रेसिडेंट, दोनों भी नहीं करोगे तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। फाइन, तो क्या है ये दो कंडीशन? लेट्स सी। बहुत सिंपल है, पहली बार में ही अच्छे से समझ लेना है, तो फिर प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। An individual is said to be resident in India if he satisfies at least one, देखो at least one, दो में से एक भी कर लो तो आपको क्या मानेंगे? रेसिडेंट। ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस। नंबर वन, ही स्टेज इन इंडिया। स्टे यानी कहां पे आप फिजिकली रहते हो। एक बात यही दिमाग में डाल लो कि हम किस कंट्री के सिटीजन है, ये इममटेरियल है, ये कोई काम का नहीं। थोड़ा सा काम उसका आता है, नीचे अपन देखेंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा काम आता, लेकिन बेसिक में काम नहीं आता कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं तो मैं रेसिडेंट हो गया। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। बहुत सारे इंडियन सिटीजन है जो फॉरेन में रहते हैं, है ना, आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो फॉरेन में रहते हैं, है तो इंडियन सिटीजन, इंडिया का पासपोर्ट है उनके पास, लेकिन उनको क्या मानते हैं हम? नॉन रेसिडेंट। तो अपने को फिजिकल स्टे देखना है, आपका सिटीजनशिप या पासपोर्ट किस कंट्री का है वो नहीं देखना, क्या देखना है? स्टे। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात क्लियर कर लो। स्टे इन इंडिया, इन इंडिया ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम स्टेटस निकाल रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में रहते हो। कितने दिन? 182 डेज और मोर। 182 डेज और मोर। अब दूसरे पे मत जाओ, पहले इसको समझ लो अच्छे से। ये जो 182 डेज काउंटिंग करना है, ये लगातार एक साथ अनब्रोकन सीरीज ऑफ 182 डेज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अप्रैल में इंडिया में थे, फिर मई में फॉरेन घूमने गए, गर्मियों के सीजन में लोग जाते हैं, श्रीलंका गए, फिर वापस आए, फिर बांग्लादेश गए, फिर आए, फिर कहाँ गए? चाइना गए, फिर आए, फिर दोहा गए, फिर आए, फिर रशिया गए, जाते रहते आते रहते अपन। तो अपने को जितने भी दिन इंडिया में रहे वो गिनने का है। इधर 30 दिन रहे, फिर 45 दिन रहे, फिर 50 दिन थे, फिर उधर 100 दिन थे, फिर इधर थे, फिर उधर थे, सबको टोटल मारो। और ये टोटल स्टे साल भर के अंदर, टोटल स्टे अगर आपका 182 डेज हो गया इंडिया के अंदर या उससे ज्यादा, तो फिर आपको क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट फॉर दिस प्रीवियस ईयर। यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। कितना सिंपल पॉइंट। वन हु स्टेज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। बहुत ही सिंपल है। और मैंने बता दिया कि स्टे एक साथ होना कोई जरूरी नहीं है, पार्ट पार्ट में भी रहा तो चलेगा, हम टोटल मारेंगे। और ये टोटल अगर 182 डेज आता है तो आपको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि आप 102 डेज ही इंडिया में रहे, तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, 182 डेज हो गया, पहला पॉइंट क्लियर, वेरी गुड। और सेकेंड कंडीशन,
सेकेंड में ऐसा है कि किसी वजह से आप इस साल इंडिया में 182 डेज से कम रहे, 170 रहे, 164, 89, 106, यानी कि एनीथिंग विच इज लेस देन 182 अगर आप रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? अरे कोई रीजन से हमको जाना पड़ा, यूएस में हमें कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, उन्होंने बुला लिया, चले गए हम। इधर सीए कंप्लीट हुआ, फिर सोचा कि यार क्या करे, चलो घूम के आते। तो फ्रेंड्स थे वहां, तो चले गए, एक एक फ्रेंड के यहाँ थोड़े थोड़े दिन रहकर आए। तो हुआ ये कि इस साल हम इंडिया में सिर्फ 100 दिन रहे। कितने? ओनली 100 डेज, 100 दिन हम इंडिया में रहे और बाकी पूरा टाइम बाहर रहे। तो 182 डेज से कम हो गया। अब 182 से कम हो गया तो क्या हमें नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा? तो गवर्नमेंट कहता है नहीं नहीं नहीं, आप इस साल कम हो, लेकिन ये टेम्पररी फेज है, ये कोई ऐसा नहीं कि परमानेंटली आप कम रहने वाले हो। और ऐसे घूमने घामने गए थे तुम, पिछले 4 साल में तुम कहां थे वो देखो, पिछले 4 साल में कहां थे वो देखो। अगर पिछले 4 साल में 365 दिन तुम इंडिया में रहे होंगे, 4 साल का मिलाकर, पिछले 4 साल यानी करंट प्रीवियस ईयर जिसका स्टेटस हमको निकालना है, उसके पहले के 4 साल देखे जाएंगे। करंट ईयर में तो 100 दिन है तुम इंडिया में, 182 से कम है, लेकिन गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं तुमको। गवर्नमेंट बोलेगा एक काम करो, रुको जरा पिछले 4 साल का स्टेटस निकालो, इसका स्टेटस है ना, स्टे निकालो इसका। अगर पिछले 4 साल का स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा होता है और करंट ईयर में, इस साल में 60 डेज या उससे ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट कहता है तुम रेसिडेंट हो, यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो सेकेंड कंडीशन बनाया। किन लोगों के लिए है? जो 182 से कम इंडिया में रहते हैं करंट ईयर में, उनके लिए सेकेंड कंडीशन है। जो 182 डेज हो गए वो तो पहले में ही रेसिडेंट बन गए, तो उनको पिछले 4 साल का स्टे नहीं देखने का, वो इसी साल के बेसिस पे रेसिडेंट हो गए। लेकिन जो 182 से कम है इस साल में, उनके लिए फिर सेकेंड कंडीशन देखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना लॉजिक कैसे देखना है? एक्सेलेंट। तो जिनको 1 नहीं लगा उनको 2 देखना है, जिनको 1 लग गया उनको 2 देखने की जरूरत नहीं है। पहले में रेसिडेंट हो सकते हैं आप, नहीं तो फिर सेकेंड देखो। तो 60 प्लस 365 इन द लास्ट 4 years, 60 प्लस 365। अब ये देखो दो सिंपल चीजें याद रखना है, 182 और 60 प्लस 365 रहेंगे याद। या तो करंट ईयर में 182, या अगर वो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर 60 इस साल में एंड 365 पिछले 4 साल में। अगर ऐसा है तो आप रेसिडेंट। तब देखो कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं, बहुत ही सिंपल रहता है कैलकुलेशन, इससे सिंपल कोई टॉपिक ही नहीं है पूरी इनकम टैक्स एक्ट में। करंट प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर में अगर आपका स्टे और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स ऐसे लिख देता, यानी करंट के पहले के पिछले 4 साल उसका स्टे, और आपको डिसाइड करना है कि ये आदमी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो करंट ईयर का स्टे अगर पहले केस में मैं लेता हूं 210 डेज है और पिछले 4 साल में सिर्फ 10 दिन है, पिछले 4 साल में वो सिर्फ 10 दिन रहा था इंडिया में, तो वो क्या है? क्या है बताओ? रेसिडेंट है। कौन से कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन में। देखो 210 यानी 182 से तो ऊपर यहीं पर हो गया ना, करंट ईयर में ही हो गया, तो पिछले 4 साल देखने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर इसमें 182 है तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बेकार है, ये कंफ्यूज करने के लिए। इट इज नॉट टू बी सीन। 182 के ऊपर हो गया तो रेसिडेंट, ही इज रेसिडेंट। सेकेंड, 210 एंड 460 तो भी रेसिडेंट। कौन से कंडीशन में? कंडीशन नंबर 1 में ही रेसिडेंट है।
हालांकि 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, इधर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, 182 भी है और 60 के ऊपर भी है और ये 365 के ऊपर भी है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए वो रेसिडेंट। अच्छा, डबल रेसिडेंट नहीं होता, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो रेसिडेंट स्क्वायर ऐसा नहीं, जोक था। तीसरा 150 एंड 720, तो ये कौन है? रेसिडेंट है। कौन से कंडीशन में? सेकेंड कंडीशन में। यहां तो 182 से कम है, लेकिन 60 है ना। अब 60 है तो पिछले 4 साल देखने के, पिछले 4 साल में 365 से ऊपर है, 365 से ऊपर है, तो सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हेंस ही इज रेसिडेंट। ठीक है। और चौथा देखते हैं 100 एंड 200। इधर तो 60 है, मगर पिछले 4 साल में 365 नहीं है, तो फिर ये होगा नॉन रेसिडेंट। कौन है ये? नॉन रेसिडेंट पर्सन। और आखिरी लिखता हूं 54,440, यानी करंट ईयर में वो सिर्फ 54 डेज रहा है और पिछले 4 साल में 440 डेज रहा है, लेकिन करंट ईयर में कितना है? ओनली 54, दैट इज लेस देन 60। तो ये कौन होगा? नॉन रेसिडेंट। बिल्कुल करेक्ट। तो देखो, 2 सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें एक असेसी नॉन रेसिडेंट होता है। उल्टा अगर देखे तो, रिवर्स लॉजिक से लगाए तो, कि रेसिडेंट कौन होता है? जो 2 में से कोई भी एक सेटिस्फाई करे। तो फिर नॉन रेसिडेंट कौन है? 2 कंडीशंस। एक, जो करंट ईयर में 60 से कम रहता है। अगर करंट ईयर में आपका स्टे 60 से कम है तो आप नॉन रेसिडेंट ही है, कोई लॉ आपको रेसिडेंट नहीं मान सकता, आप नॉन रेसिडेंट है। फिर आपका पिछले 4 साल का स्टे 1000 दिन क्यों ना हो तो भी आप नॉन रेसिडेंट ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका करंट ईयर का स्टे 60 से कम है। और दूसरा, वो जो 60 से 181 के बीच में है, 60 से 181 के बीच में है, लेकिन उसके पिछले 4 साल का स्टे 365 से कम है। तो ये 2 सिचुएशन में असेसी कौन होता है? नॉन रेसिडेंट। और रेसिडेंट कब होगा? जब या तो करंट ईयर में 182 या उससे ज्यादा हो जाए तो रेसिडेंट, या फिर 60 से ऊपर है, 60 या 60 से ऊपर है, यानी 60 से लेके 181 के बीच में है, एंड लास्ट 4 इयर्स का स्टे कितना है? 365 और मोर। तो 2 केस में रेसिडेंट। हुआ क्लियर? और एक तरीके से समझा देता हूं, मैं 5 तरीके से समझाऊंगा जब तक के पूरा आप पी ना ले उसको कंप्लीट। तो देखो, ये लास्ट 4 इयर्स एंड करंट प्रीवियस ईयर, सीपीवाई यानी करंट प्रीवियस ईयर। तो इसके अंदर अगर आपका 182 प्लस हो गया, 182 और मोर, तो आप क्या बन गए? रेसिडेंट। या करंट ईयर में 60 से लेकर के 181 डेज है, ठीक है, एंड इन द लास्ट 4 इयर्स 365 और मोर, यानी 365 प्लस तो फिर आप क्या हो गए? रेसिडेंट। 2 केस में आप रेसिडेंट, या तो 182 डेज करंट ईयर में है तो रेसिडेंट हो गए, या फिर 60 से लेकर 181 के बीच में है एंड 365 प्लस इन द लास्ट 4 इयर्स है तो आप रेसिडेंट। और अगर लेस देन 60 है यहां पर आपका, तो फिर आप नॉन रेसिडेंट है, या फिर 60 से लेके 181 है मगर यहां पर लेस देन 365 है, पिछले 4 साल में अगर 365 से कम है, तो फिर आपको क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट।
2 में रेसिडेंट, 2 में नॉन रेसिडेंट। लिखो, इसको अच्छे से लिखो। डन, गुड। अब देखो यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, तो उसको एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस शारापोवा, मारिया शारापोवा रशिया की है, आप सब जानते हैं। गुड। कम्स टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन एन एशियन टेनिस टूर्नामेंट ऑन 4th April ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर है उसके 4th April को आई। मैंने ईयर्स हटा दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चाहे अपन 16-17 की बात करें, 17-18, जो भी अपना करंट प्रीवियस ईयर है उसके लिए हमको रूल लगाने के। तो 4th April को वो आई, स्टेज इन इंडिया अप टू 15 September, 15 सितंबर तक रही। शी अगेन कम्स बैक टू इंडिया ऑन 14 January एंड देन स्टेज अप टू 31 March। निकालो उसका स्टेटस। तो बेसिकली क्वेश्चंस में करना क्या पड़ता है, लॉजिक तो आपको मालूम है, अभी लॉ भी मालूम है, लॉजिक भी मालूम है। व्हाट यू हैव टू डू इज काउंट द नंबर ऑफ डेज। अब सीए में आने के बाद आपको नंबर ऑफ डेज भी सिखाएंगे काउंट करने का। करते हैं, चलो, काम तो हर कोई करना पड़ता है। सो लेट्स डू इट। लेकिन इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, 2 बेसिक कंडीशन याद रखने में क्या है, चिल्लर है बिल्कुल। सारे स्टूडेंट गलती कहां करते हैं, नंबर ऑफ डेज काउंट करने में। इसलिए सिखा देता हूं कैसे करना है। तो एक पहले पॉइंट याद रखो, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डालो कि देखो 4th April को वो आई और 15 सितंबर को गई। तो ये जो डेट ऑफ अराइवल है और जो डेट ऑफ डिपार्चर है, इन दोनों को अपन इंडिया के अंदर काउंट करेंगे। दोनों को इंडिया के अंदर काउंट करेंगे, डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर, दोनों को इंडिया में काउंट किया जाएगा। तो 4 अप्रैल को भी अपन इंडिया में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि अप्रैल में उसका स्टे कितना रहा। तो देखो, स्टे इन इंडिया इन करंट प्रीवियस ईयर, अप्रैल में 4 to 30, 4 से 30 अप्रैल को इंडिया में रही। देखो, एक में पूरा डिटेल में समझाता हूं, फिर तो ओरली आप कर लेंगे। 4 को भी इंडिया में गिनना है, तो 4 से 30 अप्रैल तक अपने को काउंट करने नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, बताओ 4 से 30 कितने होते हैं। अभी कोई कैलकुलेट करने बैठेगा, सर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, अरे सर एक में सर 4, 5, 8, 9, अरे सर रुक जाओ सर। एक सिंपल टेक्निक बताता हूं। 4 से 30 काउंट करना है ना, तो क्या करो कि 30 में से 3 दिन माइनस कर दो। अप्रैल 30 दिन का होता है, 4 से 30 तो गिनने का है, यानी 1 से 3 छोड़ने का है। तो 3 दिन छोड़ने के ना, तो 3 दिन माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा 27 डेज। आए समझ? 4 से 30 गिनना है तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने मत बैठना। क्या करो, 30 में से पहले के जो 3 है वो माइनस कर दो। 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 27। अब 4 to 30 यानी 27 होता है। गुड। फिर मई में तो पूरा इंडिया में थी 1 से 31 यानी कि 31। जून पूरा इंडिया में थी 1 to 30। जुलाई पूरा इंडिया में थी 1 to 31। अगस्त पूरा इंडिया में थी 1 to 31। और सितंबर में 1 से लेके 15 तक इंडिया में थी, तो 15 को भी इंडिया में गिनेंगे। जाने वाला जो दिन है, जिस दिन वो फ्लाई करेगी, उसको भी इंडिया में मानेंगे, यानी कि 15। 1 to 15 यानी 15। फिर वो चली गई, फिर 14 जनवरी को आई, तो 14 जनवरी से फिर अपन निकालेंगे, तो जनवरी
जनवरी में 14 को आई, तो 14 से लेके 31 निकालना है। तो 14 से 31 फिर कैसे निकालेंगे? 31 माइनस 13, 13 छोड़ना है ना, तो 31 माइनस 13 करो, यानी 18 दिन वो इंडिया में रही। फिर फरवरी 1 से 28, लीप ईयर होगा तो 29 लेना, तो मार्च तक रही ना फिर पूरा, तो 28, और लास्ट में मार्च 1 to 31, यानी कि पूरा 31। अब इसका लेंगे अपन टोटल। चलो 27 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 31 is equal to 242 days। तो उसका टोटल स्टे जो है वो 242 डेज का रहा है। अब 242 डेज का अगर टोटल स्टे रहे तो उस एसएससी को क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाइड, therefore she is resident in India by satisfying, ऐसा हमेशा लिखने का, by satisfying the first basic condition। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, ये तो जनरल नॉलेज है, आपको आना चाहिए, बेसिक्स। डन, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस सानिया लीव्स इंडिया। अब ये देखो उल्टा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में अराइवल दिया था कि एक पर्सन है जो बाहर रहता है, फिर इंडिया आता है और फिर जाता है। अब ये उल्टा क्वेश्चन है, एक पर्सन जो नॉर्मली इंडिया में रहता है वो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन से दिन लेना और कौन से दिन छोड़ना। तो क्या लिखा है देखो, मिस सानिया लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 28 सितंबर टू पार्टिसिपेट इन फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। शी डज नॉट कम बैक इन इंडिया अप टू 31 मार्च। तो ये जा रही है, तो हम कहां से कहां तक लेंगे? 28 सितंबर से मार्च नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे क्या? नहीं, अप्रैल से लेके 28 सितंबर तक काउंट करेंगे, क्योंकि जो इंडिया में स्टे है उसको गिनना है ना। तो 20 सितंबर से बाद में काउंट नहीं करेगा, उसके पहले वाला काउंट करना है जब वो इंडिया में है। लीव्स इंडिया बोला है ना, तो यानी उसके पहले वो इंडिया में है, तो अपने को काउंट करना है स्टे इन प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर निकालते हैं। अप्रैल, शॉर्ट में लिखता हूं, पूरा 30 डेज इंडिया में। मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 एंड सितंबर 28, 1 to 28 इंडिया में, है ना। लो इसका टोटल 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28, 181 डेज आता है। अब आया ना प्रॉब्लम, 181 डेज आया, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, करेक्ट। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, 182 से कम है, तो फिर अपने को सेकंड देखना है। जब 1 फेल हो तो सेकंड देखने का। 60 है क्या? हो है, 60 तो है, 181 है। अच्छा, फिर देखो कि पिछले 4 साल में वो इंडिया में कितने दिन रही थी। तो आप कहोगे सर वो तो दिया ही नहीं है, कहां से देखे? अच्छे से देखो, दिया है, प्रॉब्लम में दिया है कि पिछले 4 साल वो कहां है। देखो मेरे को तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। ये वर्ड को देखो, शी लीव्स इंडिया फॉर द
फर्स्ट टाइम, पहली बार वो इंडिया से गई। इसका मतलब 4 साल कहां थी? इंडिया में थी। 4 साल इंडिया में थी। सो इन द लास्ट 4 years, लास्ट 4 years पूरे इंडिया में थी। तो 4 into 365 कर दो, 1460 प्लस एक लीप ईयर भी होगा तो 61 भी हो सकता है, तो भी छोड़ दो उसको। इन लास्ट 4 previous years, तो करंट ईयर में वो 181 डेज है। एंड इन द लास्ट 4 years शी इज इन इंडिया फॉर 1460 डेज, यानी कि 365 से ज्यादा। तो क्या हो रहा है? शी सेटिस्फाइज सेकेंड बेसिक कंडीशन एंड देयरफॉर शी अगेन बिकम्स रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये भी क्या बन जाएंगी? रेसिडेंट इन इंडिया अंडर सेकेंड बेसिक कंडीशन। ऐसे निकालते हैं। तो बेसिकली देखो, आप समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ डेज काउंट करने का काम है, चिल्लर काम है। तीसरा देखते हैं। फेडरर कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10th October एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 185 डेज। तो दे ही दिया है, देखो 185 डेज दे दिया है, तो क्या है वो? रेसिडेंट है। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। अरे पागल लोग, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया हो 185 डेज तो मानने का नहीं, अपने को तो करंट ईयर में देखना है ना, यानी मार्च तक ही देखना है। हो सकता है ये 185 तो अगले साल में भी जाता हो। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय दिस 185 डेज। अपन काउंट करते हैं। अक्टूबर 10 से गिनना है, 9 दिन छोड़ना है। अक्टूबर के होते 31 माइनस 9, 22 डेज आएंगे। नवंबर पूरा 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। आपने को तो मार्च तक ही गिनना है ना। काउंट करो कितना होता है? 22 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 173 डेज होते हैं। तो बाकी जो दिन है वहां 185 दिया है, उसका मतलब कि अप्रैल में भी वो इंडिया में रहता है, लेकिन अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा ना, उसको करंट ईयर में नहीं गिनेंगे, वो तो नेक्स्ट ईयर में आएंगे। सो 173 डेज 182 से कम है। फर्स्ट कंडीशन फेल्स। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। 60 है क्या? हो 60 तो है। तो पिछले 4 साल में उसका स्टे कितना है? देखो इंडिया में दिया है क्या? तुम कहोगे सर नहीं दिया, मैं कहूंगा दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या लिखा है? कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया आया, यानी पिछले 4 साल में कभी आया ही नहीं, जिंदगी में इतनी आया ना, तो 4 साल में कहा। तो पिछले 4 साल का स्टे उसका 0 है, 0 डेज इन लास्ट 4 years। इसलिए उसका स्टेटस क्या रहेगा? नॉन रेसिडेंट। ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। नीचे लिख दो, एज ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस। एज ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस। सिंपल। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज आई। देखो लॉ जब इतना सिंपल हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट को हजम नहीं होता। गवर्नमेंट कहते है तो साला कोई भी बन जाएगा सीए, नहीं नहीं नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर डालते हैं। तो चलो देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या है। 60 डेज टू बी रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। कहने का मतलब कि जो सेकेंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज देखा था ना अपन ने, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा।
कहने का मतलब है कि वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यानी कि जैसे ये चार्ट हमने बनाया, इसमें ये जो रूल है ना 60 डेज वाला कि 60 to 181 आप रहते, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो लॉ में एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं लिखते वो कि एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वहां वो ऐसा लिखते हैं कि 60 विल बी रिप्लेस बाय 182। तो 60 विल बी रिप्लेस बाय 182 का मतलब है कि या तो आप 182 डेज रहो इंडिया में, या फिर आप यहां भी 182 रहो एंड 365 इन द पास्ट 4 years। अरे लेकिन एक आदमी अगर 182 रहता है तो वो यहीं पे रेसिडेंट हो गया, तो फिर वो इस कंडीशन को देखने की कोई जरूरत है क्या? 182 रहो एंड 365 भी रहो, अरे जरूरत ही नहीं है। जब यहां 182 आ ही गया तो ये रेसिडेंट हो गया ना। यानी कि कहने का मतलब वही है गवर्नमेंट का कि ये जो कंडीशन है ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, यानी एक ही कंडीशन देखना है कुछ केसेस में, एंड दैट इज 182 डेज, दैट्स इट। सेकेंड कंडीशन नॉट अप्लाइज। तो कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन लगेगा एंड सेकेंड कंडीशन विल नॉट अप्लाई? लेट्स सी। तो वहां पे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 है, ये अपन सेक्शन 6 देख रहे हैं वैसे, रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 6 है। In the following cases, 60 days criteria of the second basic condition shall be replaced by 182 days. इसका मतलब वही है, यहां पे मैंने लिखा है देखो, that is only the first basic condition will be applicable and second will not apply. पहला केस, इंडियन सिटीजन। अब यहां देखो सिटीजनशिप का रूल आया, मैंने कहा था ना एक जगह पे आएगा सिटीजनशिप काम में, यहां पे आए। अपन कौन है, आप और मैं कौन है? वी आर इंडियन सिटीजन्स, राइट? वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, सिटीजन कौन होता है? एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर सिटीजन कौन होता है? अरे मैंने कहा सिंपल है, देखो आप पैदा कहां हुए? इंडिया में, तो अपन बॉर्न सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, क्योंकि हम यहां पैदा हुए हैं, वी ऑटोमेटिकली गेट सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री, सो वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दूसरे वो लोग सिटीजन होते हैं जो एक्वायर करते हैं इंडियन सिटीजनशिप, यानी जो लोग इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं लेकिन वो भी इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। उसके एक पैरामीटर्स होते हैं, रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें आपको एप्लीकेशन करके सिटीजनशिप मिलती है। लाइक सोनिया गांधी इज नाउ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट शी वॉज नॉट बॉर्न इन इंडिया, शी वॉज बॉर्न इन इटली, लेकिन क्योंकि उसने इंडियन आदमी से शादी की और वो इंडिया में आके रही, तो फिर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करके तुम इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। सो मैरिज इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अगर आप किसी इंडियन पर्सन से शादी करते हो जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसके साथ रहते हो इंडिया में, कुछ एक पीरियड रहता है, कितना पीरियड अगर आप रहे उसके बाद शादी के बाद, तो फिर आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है, यू कैन चेंज। सो सोनिया गांधी चेंज्ड हर इटालियन सिटीजनशिप विथ इंडियन सिटीजनशिप। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, फिर वो इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। दूसरे फिर बहुत सारे रहते हैं वैसे तो पैरामीटर्स, असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम वाले रहते, कोई कंट्री में सरकार बहुत ही खतरनाक है, लोगों को मार रही है, तो वहां से लोग भाग के इंडिया आते हैं, फिर उनको इंडियन गवर्नमेंट ठीक है भाई इनको ले लेते हैं अपन, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप देता है। ऐसे भी केसेस है। फिर और भी बहुत सारे केसेस है। रिच पीपल जब इंडिया आते हैं, बहुत सारा पैसा इंडिया में लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राइटेरिया भी एक है कि अगर आप इतने पैसे लाके इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको इंडियन सिटीजनशिप देंगे। ऐसे रहते हैं, तो उसको कहते हैं इंडियन सिटीजन। अब यहां क्या लिखा है देखो, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो इंडिया से जा रहा है इस साल में। क्यों जा रहा है? तो दो पर्पस है उसके। नंबर 1, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और वहां बाजू में लिख दो, एक कोर्ट का ऑर्डर है इसमें कि एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जैसे अपन लोग हैं, सीए लोग, हम प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हैं ना, खुद का प्रोफेशन के लिए, हम कोई जॉब नहीं करने जा रहे। एम्प्लॉयमेंट का नॉर्मल मतलब होता है जॉब।
सो यू गो टू फॉरेन कंट्री टू टेक अप अ जॉब, तो उसको तो एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे ही, लेकिन अगर आप खुद का प्रैक्टिस करने जा रहे हो, खुद का बिजनेस करने जा रहे हो, तो उसको भी अपन एम्प्लॉयमेंट कहेंगे और 60 को 182 से रिप्लेस कर देंगे। और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, क्रू यानी कि द वर्कर्स ऑन द शिप, जो शिप के वर्कर्स होते हैं ना, शिप पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको क्रू कहते हैं। तो आपको शिप पे जॉब लग गया, कौन सी शिप पे, लेकिन इंडियन शिप पे, हाँ इंडियन शिप पे जॉब लगा, इंडियन शिप यानी इंडियन कंपनीज की जो शिप्स होती उस पे जॉब लगा, और आप शिप के साथ जाते आते रहते हो, तो उस केस में भी आपका 60 डेज वाला रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो चलो इसका पहले अपन लॉजिक समझते हैं, दोनों पॉइंट क्या है और क्यों है, इसको समझते अपन। तो बहुत सिंपल है, देखो लॉजिक से समझो। एक पर्सन है मिस्टर मुकेश, ठीक है, सीए किया बेचारे ने, बहुत मेहनत करके सीए बना, मुकेश बिकम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ही बिकम सीए। इन मे अटेम्प्ट में बना, तो मे अटेम्प्ट में बना तो जून जुलाई में उसका रिजल्ट आता है, तो जुलाई लिख देता हूं, जुलाई में सीए बना, मे अटेम्प्ट दिया, जुलाई में रिजल्ट आया। फिर उसने इंटरव्यू दिए यहां वहां 2-4 कंपनीज को, तो फॉरेन एक बैंक है बार्कलेज, उस पे जॉब लगा उसको, एंड पोस्टिंग दिया गया उसको सीधा स्विट्जरलैंड। ऐसे जॉब किस्मत वालों को ही मिलते हैं। वैसे इंटरव्यू लेने वालों में मैं एक था, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ बार्कलेज बैंक, और ये मुकेश जो अपना ही स्टूडेंट था, तो मुझे मालूम है, तो मैंने उसको फेवर किया, उसको जॉब दिलवा दिया। सो ही गॉट अ पोस्टिंग इन स्विट्जरलैंड। उसका स्टार्टिंग जो सैलरी है दैट इज 2 लाख स्विस फ्रैंक्स per annum. Of course, now 2 lakh Swiss francs per annum comes to into आप multiply कर दो around 70, तो 1 crore 40 lakhs का उसका पैकेज है, प्लस पर्क्विसीज बहुत सारे हैं। अच्छा, नाउ कम डाउन ऑन अर्थ, ज्यादा नहीं सोचने का। अब ये मुकेश ने क्या किया कि देखो अगस्त में उसको जॉब लगा, तो वो इंडिया छोड़ के चले गया, तो अगस्त में अराउंड जॉब लगा, फिर वीजा फॉर्मेलिटीज एंड दिस एंड दैट, वो सब चलते रहा। फाइनली ये जो उसका प्रीवियस ईयर है तो इंडिया में ही था, फाइनली ही लीव्स इंडिया फॉर टेकिंग अप जॉब इन स्विट्जरलैंड। और कब गया ये? 21 दिसंबर, अरे सॉरी अगस्त में लगा था ना उसको, तो सॉरी 21 सितंबर, 21 सितंबर को ही फ्लाइज। तो इतना टाइम वो इंडिया में रहा, और उसके बाद वो स्विट्जरलैंड में चले गया। अब इसके पहले 4 साल क्या कर रहा था? अच्छा एक काम करो, गिनो पहले इंडिया में कितने दिन है, कैलकुलेटर पे गिनते। अप्रैल से लेके देखो, अप्रैल से 21 सितंबर इंडिया में, लेट्स काउंट। अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31 और सितंबर के 21, 174 डेज इंडिया में रहता है। करेक्ट। अब सवाल है पिछले 4 साल कहां था? इंडिया में ही था। अरे सीए ही कर रहा था ना, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में था ना, इंक्लूडिंग 3 years ऑफ आर्टिकलशिप। तो ठीक है जो भी है, तो ये पिछले 4 साल में पूरे दिन 1460 दिन इंडिया में था, और करंट ईयर में 174 डेज भी इंडिया में है। तो अगर अपन सेकेंड बेसिक कंडीशन लगाए तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। अगर लगाए तो देखो रेसिडेंट बन जाएंगे।
अब मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि रेसिडेंट बनेगा तो पूरे साल के लिए रेसिडेंट बनेगा, है ना। अगर अपन सेकेंड कंडीशन लगाए तो वो रेसिडेंट बनता, और रेसिडेंट बनेगा तो पूरे साल के लिए। मतलब कि क्या होगा कि ये स्विट्जरलैंड में जो उसको सैलरी मिलेगी, बाद में ज्वाइन करेगा वहां से एंड ऑफ द ईयर तक उसको जो सैलरी स्विट्जरलैंड में मिलेगी, तो अगर ये रेसिडेंट है तो ये सैलरी भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगी। इट विल बिकम टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज ही इज रेसिडेंट एंड रेसिडेंट इज फॉर होल ईयर। करेक्ट। तो ये कहता है यार मैं तो फॉरेन जा रहा हूं, अब वहां पे रहूंगा, वहां पैसे कमाऊंगा, तो इंडिया में क्यों टैक्स भरूंगा? व्हाई शुड आई पे टैक्स इन इंडिया? दिस इज एब्सर्ड, इलॉजिकल। आ रहे हैं समझ? तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो सेकेंड कंडीशन है ये इनको मत लगाओ, क्योंकि लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, इनका परमानेंट इंटेंशन वहां रहने का है, तो इनको ये सेकेंड कंडीशन ना लगाया जाए, इनको नॉन रेसिडेंट माना जाए। और अगर ये नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे तो फिर ये जो सैलरी स्विट्जरलैंड में उसको मिलेंगी यहां से, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इंसान 182 डेज इंडिया में रहे, अगर 182 डेज इंडिया में रहने के बाद फिर वो जाता है, 182 डेज इंडिया में रहा फिर जाता है, फिर गवर्नमेंट कहता है कि नहीं अब हम नहीं कर सकते, बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ द ईयर यू हैव स्टेड इन इंडिया। मेजर हाफ से ज्यादा आप इंडिया में रह चुके, तो अब जैसे 200 दिन इंडिया में रहे, वहां पे 100-165 दिन रहे, तो गवर्नमेंट कहता है नहीं यार तुम्हारा मेजर पार्ट इंडिया में है तो हम तुमको रेसिडेंट मानेंगे। यानी फर्स्ट कंडीशन तो लगाएंगे, सेकेंड भले माफ कर दे लेकिन फर्स्ट तो लगाएंगे। और अगर आधे साल से ज्यादा तुम इंडिया में रह लिए तो तुम रेसिडेंट माने जाएंगे, फिर तुम्हारे फॉरेन की जो सैलरी होगी वो थोड़ी बहुत वो इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। आ रहे समझ? सो दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड दिस एक्सप्लेनेशन कि सेकेंड कंडीशन जो है जहां पे सिर्फ इंडिया में 60 दिन रहते हैं अपन, यानी हाफ से कम अपन इंडिया में रहते हैं और हाफ से ज्यादा फॉरेन में रहेंगे, तो वहां गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दिया है कि ठीक है इन लोगों को जाने दो, कंसिडर देम टू बी नॉन रेसिडेंट्स। आया समझ लॉजिक? ये सब लॉजिक समझते जाओ, ये कोई बुक में नहीं मिलेंगे आपको। जो चीजें मैं बताता हूं ये कोई बुक कोई टीचर आपको नहीं बता सकता अनलेस ही हैज स्टडीड फ्रॉम मी, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है। ये समझना पड़ता है, एक्सपीरियंस से आता है कि क्यों बना ये लॉ। जब बहुत साल आप पढ़ते उसको तो समझ में आता है कि अच्छा ये रीजन इसमें हो सकता है। तो समझ में आए? तो ये जो रूल है, देखो मैं फिर से समझाता हूं, ये 60 डेज इंडिया में, ये 182 डेज। तो अगर आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह लिए तो फिर तो आपको रेसिडेंट माना जाएगा। इफ यू स्टे फॉर मोर देन 182 देन देयर इज नो चॉइस, यू आर रेसिडेंट एंड देन यू लीव फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये जो बीच वाला पॉइंट रहता है, सेकेंड कंडीशन जो रहता है ना, ये बीच वाला 60 से 182 वाला, कि आपका इंडिया में स्टे 60 से 182 डेज के बीच में है और पिछले 4 साल का 365 है, तो वहां पर आपको रेसिडेंट नहीं मानेंगे, यू विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। क्लियर? गुड। तो ये कौन कौन लोगों के लिए ये रूल बना? यानी 60 से 182 वाला रूल अप्लाई मत करो, ये किन किन लोगों के लिए? इंडियन सिटीजन यानी आप और मैं, जो अपन यहाँ के हमारे देश के रेसिडेंट सिटीजन्स हैं, नागरिक है हिंदुस्तान के, इस देश के, इंडिया के। हम लोग अगर बाहर जाएंगे जॉब करने या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो एक केस, और दूसरा केस कि हम एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप अगर बाहर जाएंगे, शिप के ऊपर, शिप जहां जाएंगे हमको भी जाना पड़ेगा, फिर आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे, तो उस केस में भी 60 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 182 का रूल अप्लाई होगा। लेकिन ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अब मान लो कि एक फॉरेन सिटीजन है जो इंडिया में आके रहता है,
8-10 साल से रह रहा है, CA कर रहा है, तो 8-10 साल लग ही जाएंगे उसको, क्योंकि अपने देश का नमक नहीं खाया ना पहले से, तो इतने साल तो उसको लग जाएंगे। मेहनत करने की आदत नहीं रहती फॉरेनर्स, अपने लोगों को आदत है 3 साल में 4 साल में CA बन जाते हैं, लेकिन वो लोग आएंगे तो 8-10 साल लग जाएंगे। तो एक फॉरेनर इंडिया आता है, 10 साल के लिए रहता है, CA बनता है, फिर वो जॉब करने के लिए जाता है रशिया। तो वो जब जाएगा तो उसमें 60 डेज का रूल लगाएंगे क्या अपन? यस, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन था क्या? नहीं, वो तो फॉरेन सिटीजन था। तो अगर फॉरेन सिटीजन को इंडिया में रह रहा है और वो जॉब करने के लिए बाहर जाता है तो 60 डेज का रूल अप्लीकेबल रहेगा, याद करो, वो अप्लीकेबल रहेगा। सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जब जाते हैं इंडिया से बाहर जॉब करने तो 60 डेज गवर्नमेंट एग्जेम कर देता है। आ रहे समझ में? गुड। बहुत सारे प्रॉब्लम बताऊंगा अभी आपको। तो ये पहला केस हुआ, और तो पहले केस में 2 केस है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट या एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, याद रखो। और दूसरा जो केस है वो है इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो एक और ऐड हो गया इसमें, इसको PIO कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स। पहला वाला केस क्या था? जाना, लीव्स। अब यह है कम्स, यानी आ रहा है, यानी नॉर्मली ये बाहर रहता है और अब आ रहा है, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। विजिट का मतलब टेम्पररी स्टे के लिए आ रहा है, कुछ दिनों के लिए आ रहा है, परमानेंट नहीं आ रहा, कुछ दिनों के लिए आ रहा है। फिर से दिमाग में डालो, कौन है ये लोग? ये लोग हैं मोहन भार्गव, जो बाहर गांव गए थे इंडिया के बाहर। स्वदेश मूवी, शाहरुख खान, याद आ रहा है कुछ? जिन्होंने नहीं देखा बात अलग है, जिन्होंने देखा समझ में आएगा। बहुत सारी मूवीज में बताते ना, वैसे तो इंडियन सिटीजन से फॉरेन चले जाते रहने के लिए, फिर वहां से विजिट के लिए आते इंडिया। दादी बीमार हो गई तो विजिट के लिए आते हैं, या फैमिली में कोई शादी है तो आते हैं, या ऐसे ही हर साल घूमने आते हैं, तीर्थ यात्रा पे आते हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया तो इंडिया आते हैं सर्जरी करवाने, वगैरह वगैरह आते रहते हैं। रिश्तेदारों से मिलने आ रहे हैं, शादी खुद की तय करने के लिए आ रहे हैं, दुल्हन ढूंढने के लिए आ रहे हैं, या लड़कियां हैं तो हस्बैंड ढूंढने के लिए आती है। सो व्हाटएवर, विजिट का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, फिक्स शॉर्ट ड्यूरेशन के 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 50 दिन के लिए आ रहे हैं। तो ये लोग जो आते हैं इंडिया, मान लो कि एक इंडियन सिटीजन है, या आप ही है, जैसे आप CA बने, फॉरेन चले गए, लेकिन फैमिली की याद तो आती है, तो हर साल 100 दिन की छुट्टी लेके आप इंडिया आते हो, हर साल 100 डेज यू टेक एंड कम बैक टू इंडिया। अब अगर हर साल आते हो तो पिछले साल तो गए, अब इस साल आए तो 100 दिन रहे, 60 के ऊपर हो गए, और पिछले 4 साल में अगर आपका स्टे 365 से ऊपर हो गया तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, है ना। और रेसिडेंट बन जाओगे तो फिर आपकी सारी इनकम जो फॉरेन में कमाते हो सब इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम 60 डेज से ज्यादा रहे, और पिछले 4 साल में 400 दिन तो रहेंगे ही, जैसे 100 दिन अगर हर साल आते हो तो पिछले 4 साल में भी 100 आए होंगे ना, यानी 400 हो गए, और करंट ईयर में कितने हो गए? 100। अगर सेकेंड कंडीशन तुमको लगा दे तो तुम तो रेसिडेंट बन गए। रेसिडेंट बन गए यानी कि टैक्स भरो, तुम्हारे स्विट्जरलैंड में जो पैसा कमा रहे हो उस पर टैक्स भरो। तो यानी तुम क्या करोगे कि 59 डेज रहने के बाद भागोगे, अब जा रहा हूं मैं नहीं रह सकते, एक दिन रह गया, बहुत नुकसान हो जाएगा, पूरा टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा ना। ये बेचारे अपने ही लोग, इंडियन ही चाहे वो इंडिया में चैन से जी भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसे ही नाइंसाफी हम नहीं करेंगे, हमारे ही लोग हैं, इंडियन लोग हैं, आओ आओ आराम से रहो, 181 तक रहो, उससे ज्यादा नहीं रहना। 182 हो गया फिर तुम रेसिडेंट बन जाओगे, फिर मत कहना 181 तक रहोगे, चले जाना, हम तुमको टैक्स नहीं करेंगे। आए समझ में? तो ये लॉजिक के ऊपर ये पॉइंट बना, इंडियन सिटीजन है जो फॉरेन में रहते हैं, विजिट पे आते हैं इंडिया, तो उनको 181 डेज तक रहना अलाउड है, दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट्स। 181 डेज तक रहे इंडिया में, दे विल बी नॉन रेसिडेंट्स। 182 हो गया, देन यू आर गॉन,
then you will be called as resident. Clear? लॉजिक क्लियर हो गया? वेरी गुड. लेकिन इसमें अब और एक पर्सन था, इंडियन सिटीजन तो ही. अच्छा, अब सवाल आए फॉरेनर्स जो है, फॉरेनर्स. एंजेलिना जोली अच्छी दोस्त है मेरी, यूएस में रहती है, एक्ट्रेस, आप लोग जानते हैं. But on a personal ground, she has a good relations and is a good friend of mine. वो मुझसे मिलने आई इंडिया, ऐसे ही, चलो फारूक इज अ गुड फ्रेंड, लेट्स गो एंड विजिट हिम. आई उसके सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे उसके, कुछ अडॉप्टेड है, कुछ खुद के है. आती है, ब्रैड पिट भी आया, आराम से रहा, मैंने इंडिया घुमाया उनको पूरा. अब ये घूमते घूमते, ये सब करते करते 100 दिन हो गए. और पिछले 4 साल में भी वो लोग आए हुए थे इंडिया में, और बार बार आते हैं, उनको घूमने घामने का शौक है तो आते रहते हैं. एंड दे हैव स्टेड फॉर 365 डेज और मोर, मान के चले. तो करंट ईयर में 100 हो गए, पिछले 4 साल में 365 से ऊपर है, तो उनको क्या मानेंगे? वो भी विजिट पे आए हैं, वो भी विजिट पे आए, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है क्या? नहीं. पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या? नहीं. तो उनको रेसिडेंट मान लिया जाएगा. याद रखो, ये फॉरेनर लोग जो है, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उनको इंडिया में विजिट पे आना अलाउड है, लेकिन उनको सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल रहेगा. यानी अगर पिछले 4 साल में वो 365 दिन रहे, तो करंट ईयर में 59 डेज से ज्यादा नहीं रहने का. जैसे मैंने कहा ना कि अपन लोग 181 डेज तक रह सकते हैं, तो ये फॉरेनर लोग 59 डेज से ज्यादा नहीं रहने चाहिए. अगर रहे तो सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, दे विल बिकम रेसिडेंट, देन दे विल हैव टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन ऑल देयर फॉरेन इनकम्स ऑल्सो. तो ये जो चैप्टर है, देखो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल्स में, ये आप सोचो टैक्स प्लानिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. वो लास्ट में समझाऊंगा, वैसे आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्स जब देख लेंगे अपन, तो समझाऊंगा टैक्स प्लानिंग कैसे करना. एंड जस्ट बाय बिकमिंग अ नॉन रेसिडेंट यू कैन सेव सो मच ऑफ टैक्स, और इफ यू बिकम रेसिडेंट यू विल एंड अप पेइंग सो मच ऑफ टैक्स. तो बड़ा काम का चैप्टर होता है. अच्छा, चलो देखते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है. एंजेलिना जोली तो हो गई फॉरेनर, फारूक अब तो हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया. अब इन दोनों के बीच में एक ये पर्सन है जिसको कहते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. ये कौन है? ये है फॉरेन सिटीजन. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है कि बेसिकली ये फॉरेन सिटीजन होता है, लेकिन इसको पीआईओ का स्टेटस दिया जाता है. तो कौन है? ये भी एग्जांपल से देखो, समझा तो लॉजिक. अब तुम जैसे सीए बने और चले गए फॉरेन, वेरी गुड, फॉरेन में जॉब मिल गया, वेरी गुड. शादी हुई, बीवी को भी फॉरेन लेके गए, या हस्बैंड को, एज ए केस में भी, वेरी गुड. अब तुम्हारे वहां पर बच्चे हुए. नाउ ऑब्वियसली जो लोग फॉरेन जाके रहते हैं, वो बच्चे इंडिया में आके करते हैं क्या? नहीं, वो वहीं पर करते हैं. दे गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन इन द फॉरेन कंट्री इटसेल्फ, जैसे यूएस में खास करके. क्यों? क्योंकि अगर वो यूएस में बॉर्न होगा बच्चा, तो उसको वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा, जो कि वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है लेना, है ना. लेकिन बच्चा अगर वहां पैदा होगा तो उसको यूएस पासपोर्ट, उसको यूएस सिटीजनशिप मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली. तो ये कपल्स ऐसे ही करते हैं, दे गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन इन यूएस, ताकि वहां का सिटीजनशिप उसको मिल जाए. फिर वो जिंदगी भर कभी भी यूएस में रह सकता है, एनी टाइम, परमानेंटली. कितना अच्छा ना. तो वैसा करते हैं. तो अब वो बच्चा तो वहां पैदा हुआ, अब वहां पैदा हुआ तो बच्चे का स्टेटस क्या रहेगा? फॉरेन सिटीजन. बच्चा तो फॉरेन सिटीजन है. अब वो बच्चा जब इंडिया विजिट्स पे आएगा, अपनी दादी से मिलने, नाना से मिलने, नानी से मिलने, मौसी, चाची, इंडिया में तो जितने बोलो कम है, सबसे जब मिलने आएगा तो उसको 60 डेज वाला रूल लगेगा, क्योंकि वो फॉरेन सिटीजन है. माँ बाप इंडियन सिटीजन, लेकिन वो फॉरेन सिटीजन. तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर कहा कि अच्छा ऐसा ही क्या, ये बच्चा है तो फॉरेन सिटीजन, लेकिन इसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का दर्जा देंगे, यानी इसको मानेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर ये खुद या इसके मां बाप में से कोई एक, या इसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक
दादा दादी नाना नानी, ये खुद बच्चा या माँ बाप या दादा दादी नाना नानी में से कोई एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, कहां पैदा हुआ था? सिर्फ इंडिया में नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था। तो ये अनडिवाइडेड इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना पड़ेगा। तो देखो पहले आप डेफिनेशन देख लो फिर समझाता हूं। हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही, इन खुद ही, और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, माँ बाप में से कोई एक, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दादा दादी नाना नानी में से कोई एक, वेयर और वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो चलो देखते हैं ये अनडिवाइडेड इंडिया क्या है। अनडिवाइडेड इंडिया ऐसा है कि अभी जो अपना इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ बांग्लादेश। देखो मैं मैप ड्रॉ करने में इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। तो ये अपना कश्मीर हुआ, फिर इधर से इधर इधर इधर, बहुत ही खराब है ड्राइंग मेरा बिल्कुल आप लोग, और ये गुजरात इधर और पाकिस्तान इधर कुछ तो भी है, यहाँ पाकिस्तान होता है और यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये बांग्लादेश होता है। बिल्कुल हंसनामा था, मैं बोल रहा हूँ हंसनामा ना है। आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, बैड यानी वर्स। तो ये इधर पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है, और ये इधर में ये जो बीच में बांग्लादेश आता है। अब इसको बोलते हैं अपन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी डिवीजन के पहले ने पार्टीशन इंडिया का हुआ, तो पार्टीशन के पहले जो इंडिया था वो ये। इसमें दो चीज नोट करो कि नेपाल नहीं आता, भूटान नहीं आता, म्यांमार वगैरह नहीं आते, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तीन जो है इसको अनडिवाइडेड इंडिया कहा जाता है। और अनडिवाइडेड इंडिया का मैप बाय स्पेस ये है, और उसका टाइम जो है, टाइम ऑफ बर्थ, उसका मतलब है बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन के पहले पैदा होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एसएससी खुद यहां पे इंडिया में पैदा हुआ था 1947 अगस्त, पार्टीशन जब हुआ उसके पहले, तो ठीक है, उसको क्या मानेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या वो तो अभी पैदा हुआ है, देखो बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, लेकिन उसके पिताजी या उसके दादाजी अगर 1947 पार्टीशन के पहले इंडिया में कहीं तो भी पैदा हुए थे, तो ये जो पोता है, ग्रैंडसन, उसको भी क्या मानेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये बेसिकली जो कानून बना कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया विजिट पे आते हैं तो 60 डेज का रूल नहीं लगाएंगे, ये एक्चुअली पार्टीशन को लेकर ही है इसका रोल, कि पार्टीशन के पहले तो सब इंडिया ही था। अंग्रेजों ने पार्टीशन किया विद दी वॉट एवर हिस्ट्री अपन जानते हैं, इंडिया के बहुत सारे उसमें थे पॉलिटिशियंस उस जमाने में, और ब्रिटिशर्स, तो सब जिन्ना विन्ना ये वो सब ने मिलकर पार्टीशन करवाया। नाउ द पॉइंट इज के जो लोग वहां पैदा हुए थे पाकिस्तान में, वो इंडिया आ गए रहने के लिए, है ना। जैसे अडवाणी जी बीजेपी के, तो अडवाणी जी वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, लेकिन डिवीजन के पहले पैदा हुए थे ना, फिर ही केम टू इंडिया एंड बिकेम इंडियन सिटीजन। ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी है जो पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन उनकी फैमिलीज इंडिया में है, रिश्तेदार इंडिया में। कुछ लोग इंडिया में है जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में, सिंध साइड के जो लोग हैं, सिंधीज बहुत सारे हैं, तो उनका मेन जो सिंध करके एरिया है पाकिस्तान में, लेकिन उनके बहुत सारे लोग इंडिया ट्रैवल करके आ गए, कुछ लोग वहां रह गए। तो ऐसे बहुत सारे स्प्लिट फैमिलीज हैं जिनके आधे लोग वहां, आधे लोग यहाँ, पंजाब डिवाइड हो गया, सिंध डिवाइड हुआ, तो बहुत सारी चीजें ना। अब ये लोग एक दूसरे को विजिट करने जाएंगे, आएंगे,
तो वहां क्या हम 60 डेज का रूल लगाएंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जो लोग वहां पैदा हुए थे, पार्टीशन के पहले वाले जो लोग पैदा हुए थे, अभी तो 90 साल के होंगे सब, 80-90 साल के, कितने साल तो अपने को 1947 से काउंट करो, तो कम से कम 60-70 साल तो इंडिपेंडेंस के हो गए। उसके पहले वाले पैदा हुए लोग यानी कि 80-90 साल के होंगे अभी, वो लोग अगर विजिट पे इंडिया आते हैं, ठीक है पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन वो लोग अगर इंडिया विजिट पे आते उनकी फैमिलीज वगैरह के साथ, तो वहां 60 डेज का रूल नहीं लगाएंगे। सेकेंडली, उनके बच्चे अगर आते हैं तो उनको भी 60 डेज का रूल नहीं लगाएंगे। और तीसरा, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी अगर आएंगे तो उनको भी ये 60 डेज का रूल नहीं लगाएंगे। कौन? जो लोग खुद पैदा हुए हैं 1947 पार्टीशन के पहले, असेसी हिमसेल्फ, टाइम ऑफ बर्थ बिफोर पार्टीशन, तो असेसी खुद, या फिर उसके चिल्ड्रन या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी ये असेसी अगर पैदा हुआ है पार्टीशन के पहले, तो वो अगर खुद आए तो भी 60 डेज रूल अप्लाई नहीं होगा, उसके बच्चे आए तो भी रूल अप्लाई नहीं होगा, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन इंडिया आए तो भी रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी सेकेंड कंडीशन विल नॉट अप्लाई। लेकिन ये सिर्फ 3 पीढ़ियों के लिए माफ किया है गवर्नमेंट ने, वो असेसी खुद जो पैदा हुए थे उस जमाने में, या उनके बच्चे या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ये उसका स्ट्रेट लॉजिक है। और यहां जो अपन ने पढ़ा वो उल्टा पढ़ा कि जो असेसी इंडिया आ रहा है वो खुद पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स। यानी अगर अपन ये इस आदमी की बात करें तो अपन बोलेंगे हाँ उसका बाप पैदा हुआ था ना 47 के पहले अनडिवाइडेड इंडिया में, तो उसको 60 डेज अप्लाई नहीं करेंगे। या अपन अगर ग्रैंड चिल्ड्रन को देख रहे तो अपन क्या बोलेंगे कि उसका बाप या उसका ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। तो अगर इस तरफ से देखो तो क्या, अगर ये असेसी है तो ये उसके बाप हो गए यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। उल्टा देखो तो ये असेसी पकड़ो तो ये चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो 3 पीढ़ियां है, इसको इस तरफ से देखो या उस तरफ से देखो। तो ये लोग अगर इंडिया में आते हैं विजिट पे कोई भी साल में, तो 60 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, इवन इफ दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इवन इफ दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे मे बी फॉरेन सिटीजन्स, बट इफ देयर parents या grandparents were born in undivided India, then these people will be called as persons of Indian origin. ठीक है? तो देखो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं अपन। Decide whether 60 is to be replaced by 182 in the following cases. यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल रहेगा क्या? मिस्टर मुरली, सिटीजन ऑफ इंडिया, लीव्स इंडिया फॉर जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। यस, 60 विल बी रिप्लेस्ड बाय 182। जॉब के लिए जा रहा है यानी एम्प्लॉयमेंट, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। सिटीजन ऑफ इंडिया लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, 60 विल बी रिप्लेस्ड बाय 182। सेकेंड, मिस चंदा, citizen of India, leaves for UK to start her business in a self-employment, तो यहां पर भी 60 को खत्म कर दिया जाएगा। नीरज त्रिवेदी, इंडियन सिटीजन, लीव्स इंडिया इन एन इंडियन शिप एज पैसेंजर। एज पैसेंजर जा रहा है तो 60 को रिप्लेस करेंगे क्या? नहीं, 60 विल रिमेन 60। अरे एज अ क्रू मेंबर जाना चाहिए। क्रू मेंबर यानी हु वर्क ऑन द शिप, पैसेंजर एंजॉयज ऑन द शिप। देन मिस विवेका, सिटीजन ऑफ इंडिया, लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप। ओहो, सी क्वीन करके एक फॉरेन शिप है, उसकी वो क्रू मेंबर है और इंडिया से जा रही है। 60 को रिप्लेस करेंगे क्या? बताओ जल्दी से। फॉरेन शिप है, इंडियन शिप नहीं है, सोच के बताना, अच्छे सोच के बताना।
60 को रिप्लेस करेंगे कि नहीं? तो आप सबने बोला होगा नहीं, 60 विल नॉट बी रिप्लेस, राइट? वेल द आंसर इज 60 will be replaced. अरे पागल लोग, फॉरेन शिप है तो तुमने बोला होगा कि यार फॉरेन शिप है तो नहीं नहीं इसमें नहीं लगेगा, 60 विल रिमेन 60। अरे नहीं, जॉब आउटसाइड इंडिया हो गया ना। फॉरेन शिप का मतलब कि यू आर एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया, तुम फॉरेन कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो पहला केस लग जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया हो गया, इसलिए रिप्लेस करना है। नहीं नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है। अरे देखो नोट्स में आओ, ये जो पॉइंट था ना, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप फॉरेन शिप पे काम करते हो तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बाहर हुआ ना, तो ये वाला रूल लगेगा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। और दूसरा क्या है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो ये रूल ना लगे लेकिन ये लगेगा ना। अच्छा नहीं क्लियर हुआ, चलो मैं बताता हूं। ये इधर इंडियन शिप क्यों लिखा है, इसका रीजन मैं तुमको बताता हूं, व्हाई इट इज रिटन। देखो गवर्नमेंट कहता है कि अगर एक इंडियन सिटीजन है और ये इंडिया छोड़ के जाता है, लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट विच इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया के बाहर अगर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट है और तुम इंडिया छोड़ के जाते हो तो अपने को रिप्लेस करने का है। अब ये एम्प्लॉयमेंट कौन सा है? अरे कुछ भी हो सकता है। यू कैन ज्वाइन नासा, you can join a shipping company, you can join airline company, you can join a bank, you can join an insurance company, you can join some other company. कुछ भी हो सकता है ना। Employment can be any employer, कुछ भी हो सकता है। It can be a shipping company, it can be an airline, Singapore Airline join कर लिया, Star Trading Network join किया, कुछ भी हो सकता है। Any damn company it can be, and any job it can be, correct? तो वहां तो रिप्लेस करना ही करना है। गवर्नमेंट को मालूम है कि फॉरेन जॉब तो कुछ भी हो सकता है, शिप पे भी हो सकता है, एनीथिंग। फिर उन्होंने कहा कि अगर इस इंसान का जॉब इंडियन में है, कंपनी में है, एम्प्लॉयमेंट अगर इन इंडिया है, तो फिर क्या करें? अब ये क्या होता है, देखो ये मैं आपको बता दूं। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है लेकिन वो जा रहा है बाहर। कैसे होता है ये? अरे बहुत सिंपल चीज है। मैंने ज्वाइन किया बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया में, मेरा जॉब तो इंडिया में, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने जॉब इंडिया में मुझे 1 महीने के लिए फॉरेन भेजा कुछ काम से, कुछ फॉरेन क्लाइंट्स है उनसे मिलके आना है। तो मेरे को कंपनी इंडिया के बाहर भेजती ना काम के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज है। सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फॉरेन भेजती है क्लाइंट प्लेस पे, क्योंकि उनके क्लाइंट्स है फॉरेनर्स है, फॉरेन कंपनी से, उनके सॉफ्टवेयर बनाने के। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपने एम्प्लॉयज जाएंगे ना उधर, 2 महीने 3 महीने रहकर आएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो काम तो इंडियन कंपनी में कर रही है, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट इंडिया में है लेकिन आप फॉरेन जाते हो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए ऑन योर वर्क, तो फिर अपन 60 को 182 से रिप्लेस करने वाले क्या? नहीं, फिर 60 रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में, तो वहां रिप्लेस नहीं होता। लेकिन यहां एक एक्सेप्शन दिया उन्होंने, और वो है शिपिंग कंपनी। कि अगर तुम्हारा जॉब शिप पे है, इंडियन शिप, जॉब इंडिया में, जॉब इंडिया में, लेकिन यहां एक्सेप्शन दिया है कि यहां पर तुम्हारा जो 60 है उसको हम रिप्लेस करेंगे 182 से। अगर तुम शिप पे काम करते हो then your 60 will become 182, but not for any other employment in India. बाकी अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट इंडिया का है और तुमको फॉरेन जाना पड़े, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है, तो वहां 60 रहेगा, 60 will remain 60। लेकिन सिर्फ शिप पे काम करते हो, इंडियन शिप पे, तो वहां गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है, यहां हम एक्सेप्शन देंगे
उसको 182 कर देंगे। लेकिन अगर फॉरेन शिप पे काम कर रहे हो तो वो यहां पे आएगा एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो यहां तो 60 को रिप्लेस करना ही करना है। हुआ क्लियर? हाँ, ऐसा रहता है सब। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो वहां लिख दिया यस विवेका में। फिर नेक्स्ट देखते साहिल, सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ INS विराट इंडियन शिप। यस, रिप्लेस करने का है। देन बॉबी जिंदल, सिटीजन ऑफ UK, बॉर्न इन इंडिया इन 1975। इंडिया में पैदा हुआ था 1975 में, 75 पार्टीशन के पहले के बाद में कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। तो बॉबी जिंदल सिटीजन ऑफ UK है, यानी वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन साथ में देखना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को इंडिया में पैदा हुए थे क्या 47 के पहले? अगर हुए होंगे तो वो PIO बनेगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर अगर वो इंडिया आएगा तो 60 को रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहां पे देखो क्या दिया, वो खुद तो इंडिया में पैदा हुआ था लेकिन 1975 में हुआ था, सो दैट डजंट मेक हिम अ PIO। comes on a visit to India. All his parents and grandparents were born in UK. उसके माँ बाप और दादा दादी नाना नानी कोई भी इंडिया में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए ना तो वो इंडियन सिटीजन है ना वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। जब दोनों भी नहीं है तो 60 क्या रहेगा? 60। तो लिख दो नो रिप्लेसमेंट, 60 विल रिमेन 60। और आखिरी पॉइंट, MF हुसैन, सिटीजन ऑफ कतर, कतर यानी बाहर इंडिया के, वॉज बॉर्न इन इंडिया इन 1940। बॉर्न इन इंडिया इन 1940, यानी कि ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट पे आए इंडिया तो 60 को हम क्या कर देंगे? 182। यस, इट विल बी रिप्लेस्ड because he is a person of Indian origin. तो ऐसा है। फिर और एक एक्सप्लेनेशन उसके नीचे ऐड हुआ था 2015 में, तो उसमें क्या लिखा है कि ये जो क्रू मेंबर्स ऑफ शिप होते हैं ना, इनमें एक कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हुई कि जो क्रू मेंबर ऑफ शिप होते हैं, तो ये शिप क्या है कि इंडिया से जाता है फिर आता है, और इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में भी शिप रहता है। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। एक पॉइंट बता दूं, टेरिटोरियल वाटर्स यानी कि अपना जो समंदर है ना, सी, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स धरती है, फिर सी समुद्र शुरू होता है, तो वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी है उसको इंडियन वाटर्स मानते हैं, और वो इंडिया की डेफिनेशन में आता है। तो मान लो कि अगर आप उस पानी में हो तो भी आपको क्या माना जाएगा? स्टे इन इंडिया, आपका स्टे इंडिया में माना जाएगा। तो अब एक सवाल आया कि शिप पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको तो शिप पे काफी टाइम तक रहना पड़ता है, पानी में रहेगा, शिप तो पानी में है, मींस दीज पीपल विल वर्क इन द वाटर्स। तो उनको इंडिया में माने कि ना माने? अब गिनेगा कौन? साबित कैसे होगा कि कब शिप इंडिया में आया, वाटर्स में एंटर कब हुआ, क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? पानी में शिप आता है तो क्या वहां पे कोई कैमरा लगा होता है जो कैप्चर करे, करे ये पानी में आ गया इंडिया? अच्छा सोचो कि 12 नॉटिकल माइल्स ये एक इमेजिनरी लाइन है, कोई वहां पे ये है क्या खंबा या वहां पे वायर लगाए हुए है क्या 12 नॉटिकल माइल्स पे, कि जब शिप एंटर होगा तो हॉर्न बजाएगा, फिर अब दरवाजा खोलेंगे, फिर वहां से एंट्री मारेगा 12 नॉटिकल माइल पे? सोचो, ऐसा कुछ थोड़ी है, ये तो एक इमेजिनरी लाइन है कि यहां तक का पानी अपना है, मैप के ऊपर है, कोई फिजिकली वहां कुछ थोड़ी। तो शिप एंटर हुआ, उस पे क्रू मेंबर भी साथ में आए, तो वो कब आया इंडिया में, फिर कब गया, कहां से पता चलेंगे? नॉट पॉसिबल टू असर्टेन ना। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आते थे कि भैया तुम्हारे कितने दिन इंडिया में है, कैसे पता चलेंगे? तो उसके लिए उन्होंने ये एक एक्सप्लेनेशन बनाया है टू ब्रिंग क्लैरिटी, क्योंकि कोई रिकॉर्ड तो रहेगा नहीं, तो इसलिए उसमें क्या लिखा है देखो, in the case of an individual being a citizen of India and a member of the crew of a foreign bound ship, foreign ship नहीं, foreign bound यानी जो शिप इंडिया से बाहर जाते आते हैं, जिनका काम लगा रहता है बाहर जाना आना,
ठीक है, लीविंग इंडिया। द पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वॉयज बी डिटरमिन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस। ये पहले एक्सप्लेनेशन सेक्शन में ऐड हुआ 6 में, और फिर उसमें गवर्नमेंट ने रूल बनाया। जब भी यहां लिखा रहता है ना प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का मतलब है कि जो गवर्नमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगा। तो सेक्शन में गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि आप प्रिस्क्राइब करो बाय मेकिंग रूल्स, फिर गवर्नमेंट उसमें रूल बनाता है। तो उन्होंने ये रूल बनाया 126। और उसमें क्या लिखा देखो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया and a member of the crew of ship, the period or periods of stay in India shall, in respect of the eligible voyage, eligible voyage यानी जो बाहर जाना और आना है, इंडिया के बाहर जाएगा और आएगा, not include, stay in India will not include the period commencing from the date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual for the eligible voyage and ending on the date entered into the same continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage. Signing in से signing off तक का जो डेट है उसको इंडिया में नहीं गिनेंगे। नहीं आया समझ में? बहुत सिंपल है। देखो, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये जो एक पॉइंट है, ये क्या है कि ये अपने को नहीं समझ में आएगा। ये यहां लिखा है देखो, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज डिफाइंड अंडर दीज रूल्स ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट। ये अपने को पढ़ने का है क्या? नहीं। अब मर्चेंट शिपिंग एक्ट थोड़ी अपने को कोर्स में, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बता देता हूं क्या है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज लाइक व्हाट यू कैन से पेरोल। एक पेरोल की तरह होता है कि आप क्रू मेंबर हो शिप के, तो इस शिप को लगातार 24 घंटे 365 डेज तो नहीं चलता। शिप का एक वॉयज होता है, वॉयज यानी एक जर्नी। तो इंडिया में माल लोड हो रहा है और ये शिप जा रहा है न्यूयॉर्क, तो यहां से जाएगा न्यूयॉर्क, वहां से वापस आएगा, फिर अपने को डिस्चार्ज मिल जाएगा, शिप का एक वॉयज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के जो क्रू मेंबर्स है वो इंडिया में है, अभी अपने अपने घर में रह रहे हैं। फिर शिपिंग कंपनी उनको कॉल करेगी, ये वॉयज जाने वाला है 26 अक्टूबर को, सब आ जाओ, रिपोर्टिंग टाइम 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर को क्रू जमा होगा, उधर काम करने वाले लोग जमा होंगे, तो उनको ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनेगी उनकी सबकी, सबके नाम से, और उसमें एंटर किया जाएगा साइनिंग इन का डेट। तो ये लोग गए उधर और 25 तारीख को उन्होंने एंट्री मारी कि आई एम कमिंग इन, और फिर शिप को बोर्ड हो जाते हैं, साइन मार के बोर्ड हो गए, फिर वो शिप पे रहेंगे। फिर शिप लगे इंडिया पानी में रहे या चले जाए, वो फिर देखते रहते, लेकिन वो साइनिंग कर देता है, आई साइंड इन ऑन 25 ऑफ अक्टूबर, मैं चले गया शिप के ऊपर, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप। फिर हो सकता है 2-3-4 दिन बाद शिप इंडिया से निकले, फिर घूम घाम के हम वापिस आए। तो जब शिप आएगा पानी में, तो अंदर आएगा पहले, फिर पानी से अंदर आके धीरे धीरे पोर्ट पे आएंगे। पोर्ट पे आने के बाद मैं शिप को हैंड ओवर कर दूंगा लोकल स्टाफ को, ये भी शिप है, मेरा काम हो गया, जाके आ गया मैं, अब आप उतारने का काम करो। उतारने का काम कोई अपन थोड़ी करेंगे क्रू मेंबर, वो फिर लेबर लगाएंगे और माल को उतारेंगे। तो मैं साइन ऑफ करूंगा आने के बाद, शिप से जब मैं उतरूंगा लैंड मास पे, तो मैं साइन ऑफ कि भाई इस दिन मैं शिप से निकल रहा हूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो 25 अक्टूबर को साइन इन करके गया था और वापस आए अपन 13 दिसंबर को मैंने साइन ऑफ किया। तो ये 25 अक्टूबर से लेके 13 दिसंबर तक का जो पीरियड है, साइनिंग इन से लेके साइनिंग आउट तक, ये क्या माना जाएगा? स्टे ऑफ फारूक हक आउटसाइड इंडिया। इतने दिन में इंडिया के बाहर। तो साइनिंग इन से साइनिंग ऑफ तक अपने को बाहर माना जाएगा। फिर साइन ऑफ कर दिया तो मैं इंडिया में आ गया, फिर मेरा इंडिया में काउंट होना शुरू हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। तो ऐसा एक पॉइंट उन्होंने बनाया था, साइनिंग इन टू साइनिंग आउट, यू आर आउट, सिंपल।
और एलिजिबल वॉयज किसको कहते हैं? इंडिया का शिप है तो उसको नहीं बोलेंगे। देखो कुछ शिप क्या है, बॉम्बे से गोवा चलते हैं या बॉम्बे से चेन्नई, यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सब इंडिया में ही माने जाएंगे। दे आर स्टेइंग इन इंडिया। जो क्रू मेंबर काम कर रहे हैं उनको क्या माना जाएगा? स्टे इन इंडिया, क्योंकि वो इंडियन वाटर्स में से शिप जाता है 12 माइल के अंदर से, लोकल ट्रैवल, तो उसको इंडिया मानते हैं, स्टे इन इंडिया। ये जो है स्टे आउटसाइड इंडिया, ये सिर्फ एलिजिबल वॉयज। तो एलिजिबल वॉयज का मतलब है जो शिप इंडिया से फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाएगा और फिर वहां से वापस आएंगे, उसको एलिजिबल वॉयज कहते हैं। वो देखो यहां लिखा है, वॉयज अंडरटेकन बाय शिप एंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर्स और फ्रेट यानी गुड्स in international traffic where for voyage having originated from a port in India has as its destination any port outside India, and for a voyage having originated from a port outside India having destination in India। यानी जो शिप इंडिया से बाहर जाएगा और बाहर से इंडिया आएगा उसको एलिजिबल वॉयज कहते हैं। तो यहां लेंगे अपन ब्रेक इस लेक्चर में, और फिर कुछ क्वेश्चंस है ये हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ये होमवर्क है, पहले आप होमवर्क सॉल्व करो, इसको होमवर्क लो, सॉल्व इट ऑन योर ओन, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट निकालो पूरे, और फिर मैं आपको बताऊंगा और आप चेक करेंगे कि कौन रेसिडेंट है कौन नॉन रेसिडेंट है।